तो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इट इज द टेंडेंसी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? क्या ऑब्जर्व किया? दो तरीके से लिए। एक तो उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया। इंक्लाइंड प्लेन इसको बोलते हैं जो झुके हुए रहते हैं ना, इस तरह के प्लेन। ये क्या है? झुका हुआ है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो एक तो इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया और दूसरा इन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया। कोई भी ऐसे स्मूथ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, ठीक है ना। तो दो इन्होंने प्लेन लिए और क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा? इफ ऑब्जेक्ट, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या किया? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने रख दिया मान लो, और इसको यहां पे छोड़ता हूं, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ आएगा लुढ़कते हुए। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एसेलरेट कर रहा है। एसेलरेट का मतलब जहां स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन इट विल एसेलरेट, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एसेलरेट करेगा, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? और इसी का उलट अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ भेजूं इंक्लाइंड प्लेन में, तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, तो इसकी स्पीड क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी, तो इट विल डिसेलरेट, मीन्स इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो एक तो उन्होंने ये चीज देखी। दूसरा, जब उन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये करके देखा, मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर कोई बॉल है और उसको उन्होंने लुढ़काया, तो उन्होंने क्या देखा? ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेट में रहता है, ना तो वो एसेलरेट करता है और ना ही वो डिसेलरेट करता है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट स्टेट, या हम ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एसेलरेट करेगा और थोड़ा बहुत डिसेलरेट करेगा, क्योंकि एक बार जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे क्या होगा? उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो रुक जाएगा ना जाके। तो दोनों ही केस यहाँ पे देखने को मिलते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये काम करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन कैसी रहती है? इंटरमीडिएट रहती है, यानी कि ऑब्जेक्ट एसेलरेट भी करता है और फिर डिसेलरेट भी करता है। क्लियर है? तो ये तो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया। अब इसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? तो गैलीलियोज कंक्लूडेड इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस, मतलब बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा उस पर फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। तो ऐसे सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, इट विल नाइदर एसेलरेट नॉर डिसेलरेट, दैट इज इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना। तो देखिए दोबारा समझिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने आपको क्या कहा था कि इंटरमीडिएट स्टेट रहती है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट एसेलरेट करेगा और फिर ऑब्जेक्ट जो है डिसेलरेट करेगा, क्योंकि जैसे हम इसको धक्का मारेंगे तो पहले तो इसकी स्पीड बढ़ेगी एकदम से और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी और फिर अल्टीमेटली रुक जाएगा। तो यहाँ पे एसेलरेट हो रहा है, पहले तो ऑब्जेक्ट एसेलरेट हो रहा है और फिर ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इसका सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ कर दूं, जिस सरफेस पे वो बॉल रन कर रही है, अगर उस सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दूं तो वहां पे एसेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों ही खत्म हो जाती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है? एक यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। तो ये चीज उन्होंने यहां समझाई है, ठीक है ना, कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन इट विल नाइदर एसेलरेट नॉर डिसेलरेट, दैट इज इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम क्या बोलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को? दैट ऑब्जेक्ट विल हैव यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो बेसिकली गैलीलियो ने ये जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब दो चीज ली उन्होंने। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन कैसी उन्होंने कंसिडर की है? यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए एरिस्टोटल्स लॉ वाज फॉल्सिफाइड बाय गैलीलियो, मतलब एरिस्टोटल ने जो लॉ दिए थे उसको गलत साबित कर दिया गैलीलियो ने। कैसे? तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, की कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है तो वहां पे नेट फोर्स की
जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, वहां उसको नेट फोर्स चाहिए। लेकिन गैलीलियो क्या कहते हैं कि नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, किसी भी नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो, ठीक है ना। कब जरूरत पड़ेगी? ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, कि तभी जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर रेजिस्टिव फोर्स वहां पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। अदरवाइज जो नेट फोर्स है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो फॉर एज पर एरिस्टोटल, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, बट एज पर गैलीलियो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो उन्होंने थोड़ा सा करेक्ट किया उसको एरिस्टोटल को। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि दस फॉर ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। क्लियर है?